डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे मैं आपको हेनरी फ्यूल के द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में बता रहा था और आज की क्लास में हम उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन ने 9 सिद्धांत हेनरी फ्यूल के पढ़ लिए हैं। आज 10वां सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की चर्चा करते हैं। हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा वस्तु की एक उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ तक व्यक्तियों का प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति को सही स्थान पर लगाया जाना चाहिए और उसका एक स्थान निर्धारित कर देना चाहिए। इसी प्रकार वस्तुओं या सामग्री को भी यथास्थान रखना चाहिए तथा पहले से ही उनका स्थान निर्धारित कर देना चाहिए, क्योंकि संगठन में यदि प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु की जगह निर्धारित है तो सभी व्यक्तियों को कार्य करने में आसानी होती है और मदद मिलती है। तो व्यवस्था सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक वस्तु की स्थान पहले से निर्धारित होनी चाहिए। हेनरी फ्यूल का 11वां सिद्धांत है न्याय या निष्पक्षता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। न्याय या निष्पक्षता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रबंधकों को अपने यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ उचित, निष्पक्ष, समता एवं दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। फ्यूल का ये विश्वास था कि इससे नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बीच मधुर संबंधों का सूत्रपात होगा। और ये सत्य भी है, जहाँ पर प्रबंधक न्याय या निष्पक्षता के सिद्धांत को अपनाते हैं वहाँ दिक्कत नहीं आती। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ प्रबंधक न्याय नहीं करते या किसी एक व्यक्ति के लिए प्रेजुडिस होते हैं, तो वहाँ कार्य ठीक तरीके से संपन्न नहीं किया जा सकता। तो हेनरी फ्यूल का ये मानना था कि प्रबंधकों को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि संगठन में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय हो, निष्पक्षता रहे और दयालुता का व्यवहार करें। फ्यूल का अटूट विश्वास था कि इससे नियोक्ता तथा कर्मचारियों के मध्य मधुर संबंधों का सूत्रपात होगा। प्रबंध का 12वां सिद्धांत जो कि हेनरी फ्यूल ने बताया वो है कार्यकाल में स्थायित्वता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। कार्यकाल में स्थायित्वता का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि हेनरी फ्यूल का ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्यकाल में स्थायित्वता होनी चाहिए। उनका तुरंत ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए या बार बार उनका ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि व्यक्ति को कार्य करने में, सीखने में समय लगता है। और जब कार्य करने में, सीखने में समय लगता है और जब वो समय लगाकर उस कार्य को सीख जाता है और उसके बाद तुरंत उसको यदि हम स्थानांतरित करके किसी अन्य विभाग में भेज देते हैं तो उसको अन्य विभाग में जाने पर नए सिरे से कार्य सीखना पड़ेगा, नए सिरे से कार्य की जानकारी लेनी पड़ेगी, जो कि संगठन के लिए अच्छी बात नहीं है। तो कार्यकाल में स्थायित्वता का मतलब ये है कि व्यक्ति का स्थायित्व होना चाहिए किसी भी संगठन में, किसी भी विभाग में। स्थायित्वता का एक फ़ायदा ये भी है कि व्यक्ति इस संस्था से अपना जुड़ाव अनुभव करता है। जब व्यक्ति को पता लगता है कि उसको स्थायी रूप से इस संगठन में काम करना है तो वो बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से काम करता है। तो स्थायित्वता का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिस विभाग में भी सौंपा जाए या जिस विभाग में कार्य करने के लिए भेजा जाए उसको उस विभाग में लंबे समय तक कार्य करना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि व्यक्ति कार्य करने में पारंगत हो जाएगा और बार बार ट्रांसफ़र करने से एक विभाग से दूसरे विभाग में, एक संगठन से दूसरे संगठन में, तो व्यक्ति को नए सिरे से बार बार कार्य सीखना होगा, जो कि किसी के लिए बड़ा दुष्कर कार्य होता है। तो कार्यकाल में स्थायित्वता का ध्यान प्रबंधकों को रखना चाहिए। प्रबंध का एक अन्य सिद्धांत है हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया और वो है पहलपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। पहलपन का सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके कार्यों की योजनाएं बनाने तथा क्रियान्वित करने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। इससे उनमें सृजनात्मकता का विकास होगा और
अधीनस्थों को आंतरिक सुख की अनुभूति भी होगी। इससे संपूर्ण संस्था के कर्मचारियों में पहलपन की भावना का विकास होगा। पहलपन का मतलब क्या कि कार्य करने की या इनिशिएटिव लेने की व्यक्ति में भावना डेवलप करनी चाहिए। अब अगर व्यक्ति को हम कार्य करने के लिए उसकी डिपार्टमेंट की योजनाएं बनाने के लिए उसको स्वतंत्र छोड़ देते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट की योजना स्वयं बनाएं और अपने डिपार्टमेंट की योजना बनाने के बाद उसके क्रियान्विति भी स्वयं देखें और ये देखें कि कार्य सुचारू रूप से हो रहा है कि नहीं। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति को गौरवान्वित अनुभव करता है, इससे उसकी सृजनात्मक क्षमता का पता लगता है और उसको आंतरिक सुख की अनुभूति होती है कि मेरे द्वारा डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। जब व्यक्ति में ये पहलपन की भावना विकसित होती है तो वो कार्य को पूर्ण करने की ओर भी अग्रसर होता है, क्योंकि उसके मन और मस्तिष्क में ये अच्छी तरह बैठा होता है कि ये योजना मैंने बनाई है और इस योजना का क्रियान्वयन मेरे द्वारा किया जाना है। तो वो कोशिश करता है कि जो योजना बनाई जाए वो योजना सफल हो। प्रबंध का अंतिम सिद्धांत जो हेनरी फ्यूल द्वारा दिया गया वो सिद्धांत समूह भावना का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। यह सिद्धांत ये कहता है कि प्रबंध की सफलता के लिए प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों में समूह भावना तथा एकता की भावना विकसित करनी चाहिए। समूह भावना या एकता की भावना विकसित करने से क्या होगा कि कर्मचारी टीम स्पिरिट के रूप में कार्य करेंगे। हेनरी फ्यूल ने कहा कि प्रबंधकों को कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना चाहिए। प्रबंधकों को जब भी समय मिले कर्मचारियों के साथ संदेशों का आदान प्रदान मौखिक रूप से करना चाहिए। हेनरी फ्यूल का स्पष्ट मानना था कि औपचारिक रूप से लिखित संदेशों का आदान प्रदान बहुत कम किया जाना चाहिए। आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए प्रबंधकों को कर्मचारियों की समस्याओं का तत्काल समाधान करना चाहिए तथा आपसी भ्रांतियों को यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब अगर संगठन में, और संगठन का तात्पर्य यहाँ किसी भी संगठन से, चाहे व्यावसायिक संगठन हो चाहे गैर व्यावसायिक संगठन हो, कोई भी संगठन हो, अगर संगठन में टीम स्पिरिट है, लोगों में समूह भावना में काम करने की इच्छा है, लोग समूह बनाकर कार्य करते हैं, तो कार्य अच्छा होता है। जैसे हम खेल खेलते हैं तो हॉकी हो चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, यदि टीम स्पिरिट नहीं है, इंडिविजुअल गेम की बात नहीं कर रहा जहाँ पर एकाकी व्यक्ति खेलता है, हम जहाँ पर भी टीम गेम की बात कर रहे हैं, जहाँ टीम होती है, चाहे वो 6 की टीम हो चाहे 10 की चाहे 11 की चाहे 15 की, अगर टीम में टीम स्पिरिट नहीं है तो टीम अच्छी होती हुई भी हार जाती है। इसी प्रकार से औद्योगिक संगठनों में भी यही बात है कि अगर संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों में समूह भावना विकसित की जा सके, टीम स्पिरिट डेवलप की जा सके, तो वो बहुत अच्छे तरीके से कार्य को संपन्न करते हैं। और टीम स्पिरिट डेवलप करने के लिए सारा कार्य या सारा दारोमदार जो है वो संस्था के प्रबंधकों का होता है। इसके लिए उनको अपने कर्मचारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना पड़ता है और कोशिश करनी पड़ती है कि वे उनको सुने, उनकी समस्याओं को जाने और जो भी संदेश उनको देना है प्रबंधकों को, उनको कोशिश यथासंभव ये करनी चाहिए कि संदेश वो मौखिक रूप से दें, जहाँ तक संभव हो सके लिखित संदेशों का आदान प्रदान कम से कम हो और कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी ग्रीवेंसेस हैं, उनको तुरंत हल करने का प्रयास प्रबंधकों का होना चाहिए। तो ये कुछ सिद्धांत मैंने आपको बताए। पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी और आज भी अपन ने उन सिद्धांतों को पढ़ा है। तो हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित ये 14 सिद्धांत अपने कंप्लीट हुए। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बहुत से वैज्ञानिक हैं प्रबंध के जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों की चर्चा की है समय समय पर, लेकिन हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांत प्रबंध के बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं और इन सिद्धांतों को अपन ने अच्छी तरह गहन अध्ययन इनका कर लिया। अब अगले स्टेज पर अपन ने अन्य विद्वानों, चाहे वो टेलर हों, चाहे वो मैरी पार्कर फोलेट हों, चाहे कई अन्य प्रबंध वैज्ञानिक हों, उनके द्वारा प्रतिपादित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की भी चर्चा करते हैं। अन्य सिद्धांतों में पहला सिद्धांत उद्देश्य का सिद्धांत है। उद्देश्य का सिद्धांत का मतलब ये है कि सभी संस्थाओं के कार्यों का शीघ्रनेश हम जानते हैं उद्देश्यों से ही होता है या उद्देश्यों के निर्धारण से होता है। अतः यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत कहा जा सकता है। कुन्स और ओडेनिल प्रबंध के एक
बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञानी हैं। उन्होंने इस सिद्धांत का सार प्रकट करते हुए लिखा है कि संपूर्ण संगठन तथा उसके प्रत्येक विभाग को संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देना चाहिए। संपूर्ण संगठन तथा उसके प्रत्येक विभाग को संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देना चाहिए। वास्तव में यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रभावकारी प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण संगठन तथा उसके प्रत्येक विभाग के उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त संगठन के प्रत्येक सदस्य को इन उद्देश्यों की जानकारी दी जानी चाहिए तथा प्रत्येक सदस्य के पास संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान देने वाले होने चाहिए। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो संगठन के उद्देश्य होते हैं। अब चाहे संगठन के उद्देश्य हों चाहे विभाग के उद्देश्य हों, लेकिन उन उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी संगठन में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अगर हर एक व्यक्ति को संगठन के उद्देश्यों की जानकारी है तो उद्देश्यों की प्राप्ति करना आसान होता है, सरल होता है। लेकिन यदि संगठन में काम करने वाले व्यक्ति उद्देश्यों को जानते ही नहीं, उनको अपने लक्ष्यों के बारे में जानकारी ही नहीं है, संगठन किस दिशा में प्रयास कर रहा है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, अगर यही पता नहीं तो उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे होगी। तो कुंट्स और ओडेनल का यह मानना था कि संपूर्ण संगठन तथा उसके प्रत्येक विभाग को संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देना चाहिए। प्रत्येक डिपार्टमेंट का ये कर्तव्य है कि संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार से कर सके, इस ओर उनका ध्यान होना चाहिए। तो उद्देश्य, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी संगठन हो, व्यावसायिक संगठन हो, गैर व्यावसायिक संगठन हो, किसी भी प्रकार का संगठन हो, व्यावसायिक संगठन की स्थापना उद्देश्यों के निर्धारण से ही होती है। और जब तक उन उद्देश्यों की पूर्ति या प्राप्ति आप नहीं कर लेते, जब तक कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जिस लक्ष्य या उद्देश्य को लेकर आपने संगठन की स्थापना की है, अगर उसकी प्राप्ति नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं। तो ये सिद्धांत प्रबंध का हमें बताता है कि उद्देश्य के सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है कि संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक विभाग को उद्देश्यों की जानकारी देनी है, पहुंचानी है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग पर क्रिस्टल क्लियर ये रहे कि संगठन के उद्देश्य क्या हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति उनको कैसे करनी है। इसी प्रकार एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत F.W. टेलर ने दिया प्रबंध का, और वो सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग जो वर्ड है, इसका क्या तात्पर्य है? प्लानिंग का तात्पर्य है कि भविष्य में की जाने वाले कार्यों को पूर्व में ही निर्धारित कर लेना नियोजन कहलाता है। कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं। भविष्य मतलब निकट भविष्य भी हो सकता है और दूरगामी भविष्य भी हो सकता है। तो आप भविष्य में क्या करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपकी क्या योजना है, ये नियोजन कहलाता है। भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का पूर्व नियोजन ही नियोजन कहलाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता टेलर ने नियोजन के सिद्धांत को विशेष महत्व दिया है। उनके बाद के लेखकों जैसे कुंट्स या टेरी ने भी इस सिद्धांत को बहुत महत्वपूर्ण माना है। कुंट्स ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अच्छे प्रबंध के लिए नियोजन एक प्राथमिक आवश्यकता है। कुंट्स ने क्या लिखा कि गुड प्लानिंग इज द प्रीरिक्विजिट फॉर गुड मैनेजमेंट, कि अच्छे प्रबंध के लिए नियोजन एक प्राथमिक आवश्यकता है। प्रबंध का यह सिद्धांत यह बताता है कि भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए। इससे संस्था के लक्ष्यों को अधिक निश्चितता और निश्चिंतता के साथ पूरा किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपका नियोजन बढ़िया है, नियोजन आपने अच्छा कर रखा है, तो किसी भी कार्य को करने में कोई समस्या, कोई बाधा नहीं आती है। तो नियोजन चूंकि प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, पहला कार्य है, उसको बहुत तरीके से करना चाहिए। नियोजन किस आधार पर किया जाता है? पिछले पॉइंट में अपन ने उद्देश्यों की चर्चा की थी। तो जो संगठन के उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नियोजन किया जाता है। उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए नियोजन किया जाता है। तो प्रबंध का ये सिद्धांत F.W. टेलर ने दिया और उनका कहना ये था कि नियोजन जो है, क्योंकि प्रबंध, अच्छे प्रबंध की एक पूर्व आवश्यकता है, इसलिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को पूर्व में ही निर्धारित कर लेना चाहिए। इससे संस्था के लक्ष्यों को आप अधिक निश्चितता के साथ और अधिक निश्चिंतता के साथ प्राप्त कर सकेंगे। और पहले भी कहा गया है कि वेल बिगन इज हाफ डन,
यदि आपने नियोजन अच्छा कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपका आधा कार्य तो पूर्ण हो ही गया। तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको फिर प्रबंध के अन्य सिद्धांतों के बारे में चर्चा करूँगा और ये प्रयास करूँगा कि दूसरे वीडियो में हम इन प्रबंध के सिद्धांतों को पूरा पढ़ लेंगे। धन्यवाद।